आज है दुनिया भर में स्ट्रोक्स के हवाले से ही को रेस करने का दिन। आमतौर पे हम पैरालिसिस की या फालिज की बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको समझना मुश्किल होता है। फालिज या पैरालिसिस जिस तरह हम उसको देख पाते हैं, ये स्ट्रोक का आफ्टरमैथ है। यानी पहले वो इंसिडेंट्स, वो पूरी की पूरी जो एक एक्सपीरियंस है वो बॉडी में हो चुका है, और उसके बाद जो आपको नज़र आ रहे हैं वो उसका आफ्टरमैथ, उसके सिम्टम्स, उसके नताइज हैं। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रोक की वजह क्या बनती है, हम किस तरह फालिज या पैरालिसिस की तरफ पहुंच जाते हैं। क्या वो ना आपने अक्सर इस तरह के आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि फालिज होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स अपनी डेली लाइफ में कुछ आगे पीछे होती हुई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये इंडिकेटर्स होती है कि यू आर एट हाई रिस्क। क्या इस किस्म के आर्टिकल्स और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन सच है या वो एक मिथ है? आइए इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद फारूक, हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट नॉट वार्ड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ NICVD। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइए कि इस तरह का ये क्लिक बेट है, आर्टिकल के व्यूज़ बढ़ाने की बातें होती हैं, या वाकई किसी को अगर स्ट्रोक या फालिज होना हो तो उससे पहले 3-4 कोई कलीदी सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आने लगते हैं? अच्छा देखें, फालिज की जैसे आपने बैकग्राउंड शुरू किया ना, एट रिस्क, तो तमाम वो वाले रिस्क फैक्टर जो किसी हार्ट डिजीज़ के होते हैं, क्योंकि फालिज भी नालियों के मुतासर होने की वजह से होता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल, फैमिली हिस्ट्री होना, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि ये आप में मौजूद हैं तो आपको फालिज का ख़तरा मौजूद है। प्रीकर्सर सिम्टम या हम उसे माइनर स्ट्रोक या TIA ऐसे अलामतें कहते हैं, जिसमें यानी मेजर बड़ा फालिज आने से पहले कभी कभी ये वार्निंग सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बुनियादी चीज़ याद रखने वाली ये कि आपके जिस्म के किसी एक हिस्से पे कमज़ोरी का आना। ये अक्सर आप देखेंगे कि कभी बोलने में तकलीफ़ शुरू हो गई, कभी ऐसा हुआ कि दायां हाथ तो सही चल रहा है, बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, जिस्म का एक पूरा आधा हिस्सा, और ये कुछ लम्हों में यानी कुछ मिनट्स में या आधे एक घंटे में ठीक हो गया। अमूमन लोग इसको समझते हैं शायद कोई कमज़ोरी या वक्ती चीज़ आई, सुन हो गया, सो गया मेरा हाथ, मैं अगर इसकी तो करवट पे बैठ गया जी होगा जी तो बिल्कुल, अगर तो ये सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ सुनने से ताकत में कमी नहीं आई है, फिर तो इतनी परेशानी की बात नहीं। लेकिन आपने वाज़े महसूस किया कि आपका ये हाथ चल रहा है और ये हाथ नहीं चल रहा, या सिमिलरली महसूस हो रहा है जी, सिमिलरली बोल रहे हैं या एक जानिब ढलकते जा रहे हैं, गिर रहे हैं, और ये सिर्फ मरीज़ के लिए नहीं, उनके लवाहिकीन के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह की चीज़ें अक्सर मरीज़ या जिसके साथ हो रहा होता है वो नोटिस नहीं कर पाता, तो मेरे ख्याल में घर वालों को या आपके करीब लोग हैं तो वो फीडबैक दें। अगर अक्सर ये देखा गया है जैसे बुज़ुर्ग अफराद सुबह सोकर उठते तो उनके चेहरे की एक तरफ ऐसा लगता है कि ढलकी हुई, आँख ड्रूपी हो रही है, क्या ये भी ख़तरे की बात है डॉक्टर साहब? इसमें दूसरी एक और नौइयत की भी चीज़ है कि वो नर्व का मसला, सिर्फ फेस तक जो चीज़ होती है, यानी सिर्फ चेहरा है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो वो फालिज की एक ऐसी किस्म है जो कितनी परेशान कुन नहीं है, लेकिन चूंकि एक इंडिकेटर मिल रहा है तो फौरी। अच्छा, इस मामले में अक्सर औकात बहुत सी मिथ्स मौजूद हैं। ये होने लगता है तो कोई फलां कबूतर का वो लगा दिया, कोई मालिश शुरू हो गई, उस पर गरमाई शुरू कर दी, कोई गर्म चीज़, लोग कहते हैं कि अदरक खिला दो, लहसुन खिला दो, इस तरह की गर्म चीज़ें। इतने मुख्तलिफ टोटके हैं, और अब आज के दौर में फालिज का जल्दी पहचान होना और फिर एक एप्रोप्रिएट सेंटर जहाँ फालिज का इलाज होता है, वहाँ 3 से 4 घंटे में अलामत शुरू होने के बाद पहुँचना, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे दिल का दौरा है, इसी तरह ये दिमाग का दौरा। और अब इसका इलाज इस तरीक़े से आ गया है कि वो जो नाली बंद हो रही होती है खून की, उसको टाइमली 3-3.5 घंटे में मरीज़ पहुंचा तो वो क्लॉट एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और फिर मरीज़ ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो एसेंस बात की, और ये कई दफ़ा हम अपने शोज़ में रिपीट कर चुके हैं कि देखें, जिस तरह एक हार्ट अटैक के वक्त आपको इमरजेंसी में रश करना है, उसी तरह ऐसी कोई भी अगर आप अलामात महसूस कर रहे हैं, जिस्म का एक हिस्सा सुन पड़ रहा है, उसमें ताकत नहीं है, बोलने में दुश्वारी हो रही है, मुँह टेढ़ा हो रहा है, आप फ़ौरन हस्पताल जाइए। लेकिन अमूमन वो क्रिटिकल टाइम डॉक्टर साहब लोग टोटकों में गवा देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी तरह कभी कभी ये मौका मरीज़ को बताने का नहीं मिलता। आप जाएंगे, रात को मरीज़ सोया था, आप कमरे में गए तो वो होश में ही नहीं आ रहा है, तो ये भी फर्स्ट सीन अनकॉन्शियस मतलब फालिज है। कि एकदम से जो मरीज़ कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था, अभी उसकी सांस तो चल रही है लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा, बेहोशी में है, और कभी कभी उस बेहोशी में भी आपको एहसास होगा कि उसका दायां हाथ तो चल रहा है, बायां हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना है, फ़ौरन स्ट्रोक सेंटर्स और माशाल्लाह
तमाम बड़े सेंटर्स में और छोटी जगहों पे भी ये स्ट्रोक इंटरवेंशन सेंटर्स बन रहे हैं। इसमें वो जगह जहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी मुमकिन नहीं है तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी अगेन 3-3.5 घंटे का विंडो हो तो इंजेक्शन लग के आपकी उस माजूरी को दूर कर देता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि वी लिव वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ्स जिसके अंदर हम रेस्ट प्रॉपर नहीं करते, नींद पूरी नहीं लेते, अपनी ग़िज़ा का, अपने खाने पीने के औकात का ध्यान नहीं रखते, तो क्या वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, स्ट्रेस या टेंशन वो तो एक जनरलाइज किस्म का रिस्क फैक्टर है जिसका इम्पेक्ट फिर इनडायरेक्टली उन तमाम रिस्क फैक्टर्स पर आ रहा होता है जो स्ट्रोक की वजह बनते हैं। आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड रहना, आपकी शुगर का बढ़ावा रहना, आप में बाकी मामलात इस तरह रहना कि दिल की धड़कन की तेज़ी, नालियों को दबाव, तो ये तमाम स्ट्रेस का रीज़न होते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप में स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा रही है। फवाद साहब मुझे ये बताएं कि व्हाई आर वी सीइंग अ लार्जर नंबर ऑफ यंग पीपल गेटिंग अ स्ट्रोक? पहले अमूमन एक राय बनाई जाती थी कि जैसे आपने कहा कि कोमॉर्बिड्स या आसाब का कमज़ोर होना, डायबिटिक होना, दिल की कमज़ोरी, ये सब बुढ़ापे में जाके ज़ईफ़ी की वजह से हो रहा है। यंग लोगों में स्ट्रोक क्यों हो रहा है? एक जवाब होगा हमारा लाइफस्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी। हर वो आदत जो बीमारी लाने का बाइस बनती है वो अपने अपना ली है, और हर वो आदत जो बीमारी कम करती है उससे हम दूर भाग रहे हैं। ना वर्जिश कर रहे हैं, ना डाइट प्रॉपर है, तंबाकू का बेतहाशा इस्तेमाल है यंग लोगों में। आप हैरान रह जाते हैं, 15-17 साल के बच्चे गुटके चक। तंबाकू सिर्फ सिगरेट नहीं है, जिस भी फॉर्म में आप तंबाकू यूज़ कर रहे हैं उसका इम्पेक्ट आपकी खून की नालियों पे, आपके ब्लड प्रेशर पे, इन तमाम चीज़ों पे आ रहा है। तो हम हैरान रह जाते हैं कि उस एजेस में इवन आप बच्चों के दांत देखें बिल्कुल ख़त्म हुए हुए होते हैं कि पता नहीं कितने अरसे से वो पान और गुटखा खा रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नाम को नहीं है, डाइट में कोई डिसिप्लिन नहीं है, यानी 24 घंटे में 3-4 मरतबा वो वाली डाइट जो हम कभी सोचते हैं कि महीने में 1 मरतबा वो चीट डे आप कर लें अपनी डाइट के हवाले से। या हमारा नाश्ता पराठों से शुरू होता है और दिन का इख्तिताम निहारी पर होता है। तो वो हमें बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, आदात पर, तर्ज़ ज़िंदगी पर, और ये बड़ा सस्ता सौदा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं करना चाहूँगी, आई फील इट्स अनरिलेटेड लेकिन लोगों की क्लैरिटी के लिए। अक्सर लोग जो आजकल बैक की प्रॉब्लम्स में उनकी कमर दर्द कर रही है, चाहे लोअर बैक या अपर बैक। कल ही मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई और मैंने देखा कि उन्होंने नेक बैंड लगाया हुआ था। शी नीडेड सपोर्ट बिकॉज गर्दन और शोल्डर्स में दर्द हो रही थी। पिंच्ड नर्व, What is this also a nervous system problem? क्या इसके लिए ऑर्थो के पास जाया जाए, क्या इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, और खुदा ना खासा अगर इसको अनअटेंडेड छोड़ते हैं तो क्या ये मजीद प्रॉब्लम्स का बायस बनेगी? एज वाइज ना इसकी डिफरेंट एटियोलॉजीज होती हैं। जाहिर सी बात है, ये स्पाइन नेचर ने बनाया हुआ है एक, जिसमें से नसें निकल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही हैं। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, एबनॉर्मल पोजिशनिंग्स, ये इसकी वजह बन जी, पोस्चर्स आप ऐसे रख रहे हैं जिसकी वजह से वो नसों, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हड्डी कमज़ोर होती है, उसके नतीजे में आपके वर्टिब्रास इवन कंप्रेस हो जाते हैं, बल्जिंग डिस्क की जो डिस्क बल्ज हो जाती हैं। तो उन तमाम चीज़ों की फिर सही तहकीक ज़रूरी होती है, और उसके लिए जब तक टेस्ट ना करें, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हम किसी पहलवान के पास जाते हैं, कोई मालिश कराते हैं, उसका प्रॉपर तहकीक पहले होगी कि आपके केस में किस नौयत की चीज़ वजह बन रही है। अच्छा, आपने इतनी अच्छी बात की, क्योंकि कल जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको कोई पिंच नर्व या इस तरह की टाइटनेस अपने मसल्स में महसूस हो, कभी भी जाके कोई ज़ोरदार किस्म की ना वो पहलवानों वाली मालिश तेल ना करवाएं। इससे होता ये, अगर इसके आप सिंपल फ़लसफ़ा समझें कि जब बॉडी ये महसूस करेगी कि उसके ऊपर मज़ीद कोई ख़तरा लाहक है, तो जिस मसल को आप रिलीज़ करना चाहते हैं वो और टाइटन अप हो जाएगा, वो और अपने आप को भींच लेगा ताकि उसकी टाइटनेस रिलीज़ ना हो। लेकिन आपकी आपकी बात काट रही हूँ, यही सवाल कि पिंच नर्व में भी जिस्म के एक हिस्से में कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। जी, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वो जो नर्व जिस एरिया में जा रही है वहाँ पे टिंगलिंग होगी, वहाँ पे नमनेस फीलिंग आएगी, वहाँ पे कमज़ोरी भी, इवन पेन भी हो सकता है। तो वो बड़ा ही फोकल नौयत का मामला होता है। कभी कभार ये मामला इवन सिर्फ फिजियोथेरेपी से हल हो जाता है, कभी कभार वो पोजीशनिंग प्रॉपर करने से हल हो जाता है। लेकिन सर्टली जब इसकी इटियोलॉजी एक्सटेंड जो है, यानी वजह बहुत ऐसी है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत हो,
कुछ लोग फिर ऑपरेशन की राय भी देते हैं। चूँकि मेरी ये फील्ड नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा उस डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ बुनियादी बातें इस हवाले से आपसे। तो देखें, इस तरह की किसी भी सिनेरियो को आपने इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है। स्ट्रोक की अलामात हमने आपको बताई, उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई तेल, लहसुन और मुंह में चमचा फंसाना, इस तरह की चीज़ों से गुरेज करते हुए आप फौरी तौर पे किसी को लेके जाएं जी, और उसको आप फ़ौरन इमरजेंसी में लेके जाएं अपने मरीज़ को, ताकि उनको उम्र भर की जो माजूरी है उससे बचाया जा सके।